सबसे पहले तो मैं करियर गुरु मंत्रा को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी अच्छा सफल प्रयोजन किया और ग्रैंड फिनाले के लिए शुभकामनाएं। इससे पहले मैं कुछ बताना शुरू करूं तो एक इंस्टांस याद आता है। 19-20 की एज में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। मेरा सिलेक्शन बोर्ड था मैसूर। वहाँ हम लोग करीब 53 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए। और अमूमन जैसा एनडीए के लिए लोग जाते हैं, सीडीएस के लिए जाते हैं या एनसीसी अन्य तरीक़ों से डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एसएसबी अमूमन 5 to 7 डेज का होता है। अभी भी लगभग पैटर्न वही रहा जो 1932 से था। अब तक पैटर्न ये कभी बदला नहीं। उसमें 3 तरह से इंटरव्यू होते हैं। पूरे एक साक्षात्कार जो पूरा एक शेड्यूल होता है, उसमें एक ग्रुप टेस्टिंग अफसर होता है जो ग्रुप में 7, 8, 9 जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हों उस हिसाब से ग्रुप बनाता है। अब फिर ग्रुप का आपका ग्रुप में कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही वो जज करता है। दूसरा होता है इंटरव्यू बोर्ड में जो कोई अध्यक्ष बन करके आपका इंटरव्यू लेता है, उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है जो कि आपके बिहेवियर को देखता है, द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, आपके एटीट्यूड को देखता है, एप्टीट्यूड को देखता है। तीसरा पार्ट होता है जो रिटन पार्ट होता है, जिसमें पिक्चर स्टोरी राइटिंग या कुछ अन्य इस तरह की चीज़ें होती है जो राइटिंग पार्ट होता है। तीनों को मिला करके फिर एक मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है। फिर बोर्ड में वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट उपयुक्त है, कौन सा नहीं। डिफेंस में जो मैंने ऑब्जर्व किया, महत्वपूर्ण होता है कि साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शुरू हम लोग गए और ये जो 5-6 दिन का पीरियड होता है उसमें उन्हीं के कैंपस में रहना होता है। तो उस समय जो हम लोग शो करने की कोशिश करते थे, जो मुझे याद है, कुछ सही कुछ गलत, अपने अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी भावना पनपाई थी और बड़े कोऑपरेट करते थे दूसरे को। जैसे कोई टेबल टेनिस खेल रहा हो, इसी बीच में दूसरा कैंडिडेट आ गया जो आपके साथ इंटरव्यू दे रहा है, आप तुरंत उसके पास कहे कि प्लीज़ हैव द रैकेट, यू कैन प्ले नाउ। मतलब इतना अच्छा हम परिचय देते हैं, इतने अच्छे को अपने को शो करते हैं कि मज़ा आ जाता है। 5-6 दिन बाद रिजल्ट निकला। आउट ऑफ 53 हम लोग 3 लोग सेलेक्ट हुए। हम लोग ने भी रिजर्वेशन बैक का करा रखा था कि हो सकता है सिलेक्शन ना हो तो 5 दिन बीतने के बाद जो भी दिन फिक्स हो वापस आ जाएंगे। जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए उनको तो लंच देकर, पैक लंच देकर उनको विदा कर दिया गया। वो मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हम 3 लोगों को 1 दिन रुकना पड़ा, कुछ कागजात पूरे करने थे। उसके बाद हमें इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बेंगलोर में है, वहाँ जाना था। हम तीनों लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन, रिजर्वेशन कैंसिल करा के किसी अन्य में कराए सो दैट वहाँ पहुँच सके अगले दिन। वो सारे जो दोस्त बने थे इन 5 दिनों में, काफ़ी क्लोजनेस हुई थी, वो सब वहीं मिले। नेचुरली वो थोड़ा खिन थे सिलेक्शन न पाने की वजह से। उसमें कुछ बोल भी रहे थे, जो आवाज़ कानों तक आ रही थी, जो अब तक बहुत सुसंस्कृत तरीके से हम लोग से बात कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली में बात कर रहे थे। थोड़ा बहुत कमेंट सुनाई पड़ा कि अरे ये तो रिजर्व नहीं करते, ना अंग्रेजी ठीक से आती है, ना बोलते ठीक से, पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गया, पता नहीं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, या कोई जैक होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी ठीक नहीं लगती थी। खैर हम लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव में लिया। उसमें हम तीनों लोगों में से एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने कहा कि चलो चलते हैं इन लोगों के पास। जो ग्रुप में 5-7 इकट्ठे कुछ लोग थे, वहाँ चलते हैं। दूसरे ने कहा यार जाकर क्या करोगे, ये तो गाली दे रहे हैं जैसे। हालांकि गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ शब्दावली ठीक नहीं थी। फिर हम लोग गए, थोड़ी सी बातचीत हुई, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फिर हम लोगों ने कहा कि सही पूछो, पता नहीं हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ, डिजर्व तो तुम करते थे। फिर हम लोगों ने उनकी जो खामियां और अच्छाइयाँ दोनों पकड़ी थी, तो अच्छाइयाँ बतानी शुरू करी कि देखो मैं गया तो तुमने टीटी तुरंत पकड़ा है बाल को, तुम्हारी इंग्लिश बोलने के तरीके बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छे तरीके से बात करते हो, कल्चर्ड में बात करते हो। वो सब हम लोग की खूबियाँ गिना लगे, नहीं यार आप लोग डिजर्व करते हो। तो वो जो गैप था बीच का ख़त्म हो गया और उन लोगों ने हम लोग को कांग्रेचुलेट किया। हम लोगों ने उनकी अच्छाइयाँ बताई, उन्होंने मेरी अच्छाइयाँ बताई। तो ये मैं देख रहा था आपका कार्यक्रम, तो उसमें कुछ बच्चों ने ऐसे भी लिखे थे
कि किस बेस पे होता है। तो ये निगेटिव एटीट्यूड हमें ज़िंदगी से हटानी है अगर आगे बढ़ना है। उनमें जो सिलेक्शन नहीं पाए थे, कुछ दिनों बाद उनका दूसरे कहीं अन्य बोर्ड से सिलेक्शन हो गया, वो हमारे साथ उसमें आए, ट्रेनिंग में आए। कुछ का बाद में हुआ चयन, बाद में ट्रेनिंग किए, जूझे रहे। तो पॉजिटिव माइंड से हमें जूझे रहना है, न कि कमी निकालता। आखिरकार ये प्लेटफॉर्म जो बना है, जो आपने बनाया है, सबके हित के लिए बनाया है। ये कोई पैसा अर्निंग की जगह तो है नहीं। एक आपको लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, बच्चों को अच्छी से सुविधा दे सकें, जिससे गरीब बच्चे हों, सबको ये प्लेटफॉर्म मुहैया हो सके आसान दरों पे। तो मैं जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भाग लिया है, मेरा ये कहना है कि जैसे कहते हैं ना कि ओलंपिक में भाग लेना महत्वपूर्ण है, उसी तरह इसमें पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। और इतनी जल्दी हतोत्साहित डिस्करेज होने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। आप प्लीज़ इतने डिस्करेज नहीं हो, क्योंकि लाइफ जब आप चलेंगे, आप करें कि सिविल सर्विस में जाएंगे, IIT में जाएंगे, नीट से जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, अगर आप 10+2 के बाद वाले हों या सिविल से एग्ज़ाम दे रहे हों, तो इतनी डिस्करेज होने से काम नहीं चलता। आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेनी है कि चलो इस बार नहीं हुआ, हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम रही हो, दूसरों की कमी या जो आपका ले रहा हो साक्षात्कार या जो बोर्ड बैठा हो उसकी कमी निकालने के बजाय अपनी कमी ढूंढिए ना। अब कमी नहीं है तो ये देखिए कभी ना कभी मेरे साथ न्याय होगा, हो सकता आप सही हो। और ये जो वीडियो बना रहे हैं, चाहे प्लेटफॉर्म है, 1-2% बच्चे तो अमूमन ऐसे होते ही हैं कि जिनको ना कोचिंग की ज़रूरत होती है, ना काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। दे डिजर्व एंड दे गेट। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म, काउंसलिंग, कोचिंग एट्सेट्रा है, ये उन बच्चों के लिए है अमूमन जो थोड़ा सा उस तरह के नहीं है जिनको कहा जाए कि 1% एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, बॉर्न ब्रिलियंट, या ये शब्दावली यूज होती है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग बोर्ड में गए थे तो कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी थी और कुछ ऐसी थी, तो जो हिंदी बेल्ट के बच्चा थे, कुछ एक लड़का मेरे साथ भी था जो प्योरली थोड़ा इंग्लिश में उसको ज़्यादा झिझक होती थी। मैंने उसको समझाया कि देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये जस्ट कम्युनिकेट करने का, कनेक्ट करने का एक तरीका है एक दूसरे के साथ। आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे डिफेंस में हम लोग गए थे तो SSB में बाद में पता चला, चाहे बताते हैं लोग बाद में, कि देखिए आप मटेरियल कैसे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कहते भी हैं कि हमें मटेरियल अच्छा चाहिए, मेटल अच्छा चाहिए, अधिकारी तो बना देंगे, ट्रेनिंग करके बना देंगे, वो सब ठीक कर जाएगा। हमें आइटम अंदर से चीज़ जो है बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। तो यही हर सर्विस में, ऐसा ना सोचिए। तो इसीलिए वो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, और जब आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो यहाँ तो डेली आपका चेक होता है। ऐसा ना सोचिए कि आपने आप IAS बन गए बस ख़त्म, ऐसा नहीं होता। आपको पब्लिक डीलिंग में रहना है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं, ज़िले को किसी अन्य ज़िलों की तुलना में बेटर करना है। तो यहाँ तो स्काई द लिमिट। तो इस तरह से डिस्करेज होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया था, मेरा मतलब था बिल्कुल साफ है कि आप जो है इनकरेज रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए। दूसरा था जो सब पे लागू होता है, जो मैंने एक ट्रिक कई लोगों को बताया था। ये ट्रिक क्या है, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। तो स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग। यहाँ स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक। तो अपने गोल के प्रति स्पेसिफिक रहिए, पर्टिकुलर डे में क्या टॉपिक लेते हैं इसके प्रति स्पेसिफिक रहिए कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। उसको आप कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए कि मुझे ये टॉपिक लाइट चैप्टर, या सिविल सर्विस में जा रहे तो इंडियन ज्योग्राफी, या उसमें इंडियन कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी लिख लीजिए। तो आप स्पेसिफिक कर लीजिए अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को, अपने गोल को। उसके बाद से एम फॉर मेजरेबल, आप मेजर कर सके कि पूरे दिन में हमने कितना कवर किया। कुछ लोगों की ग्रास्पिंग पावर फास्ट होती है, कुछ थोड़ा धीमे से करते हैं, हर आदमी के अपने अपने। तो अपने को पहचानिए कि हम कितना तक कर सकते हैं, उतना ही आप लीजिए। धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा, मतलब ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। आप जितना लिमिट करते इतना पढ़ना, उससे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आदत की बात होती है। तो मेजरेबल हो गया। अब बचा ए फॉर अचीवेबल, विच कैन बी अचीव्ड। अब कोर्स इतना ना लंबा कर लीजिए कि इतना चैप्टर है तो जैसे 4 घंटे करते हैं तो अचानक आप कहें कि 8 घंटे पढ़ेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आपका ज़्यादा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम ज़्यादा देना महत्वपूर्ण है, क्वालिटेटिव टाइम होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। यानी जितना पढ़िए उतने इत्मीनान से पढ़िए। ये नहीं कि सर दर्द हो रहा है, पढ़ते जाएँ, ये कभी नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ये जो भी रहना चाहिए कि अचीवेबल होना चाहिए। आर फॉर रिलेवेंट, नेचुरली रिलेवेंसी तो होना ही चाहिए। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं,
तो इसका रिलेवेंसी क्या, हम जो करने जा रहे हैं, जो बनने जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उसके साथ रिलेवेंसी क्या है और उस चैप्टर से रिलेवेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। जितना बुक में लिखा है उससे कहीं ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ लोगों से पूछा था, ऐसे ही किसी ने हमसे बात करी कि कुछ पूछ लीजिए, कल ही की बात है। तो मैंने पूछा, भाई आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चौरी चौरा कांड के बारे में जानते हैं? उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि ये एक भगवान अहीर है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इनको आप जानते हैं? क्या कि नहीं। तो हमने कहा, आप चौरी चौरा कांड में क्या पढ़े हैं? आपने वो पढ़ा है जो बिपिन चंद्रा या किसी XYZ के बुक में लिखे, उतना पढ़ा है? आप थोड़ा विकिपीडिया खोलिए या कहीं सॉल्व से लीजिए, वो इंसिडेंट क्यों हुआ, थोड़ा सा अंदर जाइए, तब आपको पता चलेगा। बुक पढ़िए, उस बुक में कुछ और, जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो बुक पढ़िए उस बुक में कुछ वैल्यू ऐड करिए। सभी लोग उतनी ही बुक्स पढ़ते हैं। आप नाम गिनेंगे कौन सी बुक किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो लगभग सब बताएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस पर ये सब वही बताएंगे। लेकिन सक्सेस होने के लिए इट्स नॉट एन एग्ज़ाम, इट इज़ ए कंपटीशन में औरों से बेटर प्रूव करना है आपको, एग्ज़ाम नहीं पास करना। तो नेचुरली आप वहाँ पर स्टार लगा करके जो वैल्यू ऐड हो, एक्स्ट्रा चीज़ें हो, वो लिखिए, तभी तो एग्जाम में आप किसी चीज़ से एक्स्ट्रा लिख पाएंगे, अरिलेवेंट लिख पाएंगे। एंड T स्टैंड फॉर टाइम बाउंड, एवरीथिंग हैज टू बी टाइम बाउंड। जो टाइम सेट करिए उसी टाइम में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी। सोते समय कम से कम आधे घंटे रिवीजन के लिए रखिए, आँख बंद करिए, रिवाइज करिए जो चैप्टर पढ़े हैं, और उसमें जो भी टॉपिक नए पढ़े हैं उसको याद करने की कोशिश करिए, और उसको तुरंत, कोई क्वेश्चन आए तुरंत उठिए और तुरंत उसको रिवाइज करिए। फिर देखिए, जो रिवाइज करेंगे आप सोते समय, वो आपका परमानेंट थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए इसको रिवाइज करें। द स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज। अच्छी इंग्लिश बोलने का कतई ये अर्थ ना लगाए कि वो आपसे बेटर है। अभी हम लोग 2018 में रसिया गया था मैं अपने बेटे के साथ में फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वहाँ पर जो रसियन है दे डोंट नो इंग्लिश। हमारे यहाँ जो उनके रडार या कोई आते हैं तो हमारे लोग रसियन सीखते हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। वो जो करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, रशियन लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें हम जाकर कोड देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। ये तो मोबाइल रहा जिसके कारण से हम तुरंत जो है ट्रांसलेट कर लेते थे, अपनी बात को बता लेते थे। इस तरह जो एक बार मैं फ्रांस गया था तो मुझे याद है कि फ्रांस वाले अंग्रेजी बोलना पसंद ही नहीं करते, दे डोंट लाइक इवन टू स्पीक द इंग्लिश। ये उनका पॉलिटिकल कुछ सिनेरियो भी अपना रहा है कभी, जबकि उसकी दूरी 100 के आसपास है। इंग्लिश चैनल से आप जाइए अंदर से, बहुत पास है, इसके बावजूद ही नहीं बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कहीं कॉम्प्लेक्स ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश हो या हिंदी हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट। मैंने भी इंग्लिश माध्यम से ही सारी एग्जाम्स क्लियर किए थे। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ तो हिंदी बोलता हूँ। इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता था, कभी इंग्लिश बोल देता था। तो ऐसा नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो इसीलिए जो स्पीक एंड विन है उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कोई ट्रैक फॉलो करें, आप ट्रैक से हटिए, आपको जो तरीका आता है लिखने का उस तरीके से लिखिए, उस तरीके से बोलिए। कोई पैटर्न नहीं होता है, पैटर्न फॉलो करने के बजाय खुद का पैटर्न बनाइए। और अगर आप ठान लेते हैं कि हमें कुछ बनना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। एंड आई रिपीट, कोई आपको